So question number 8 is, two charged particles placed at a separation of 20 centimeter exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force if the separation is increased to 25 centimeter? So फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है। सपोज ये दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि प्लेस्ड हैं एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, और वो दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। एंड एक्सर्ट 20 न्यूटन ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑन ईच अदर, और दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है डेट इज कूलम्ब फोर्स वो 20 न्यूटन है, ठीक है। दोनों पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसके चार्ज के कारण जो कूलम्ब फोर्स है एक दूसरे पर वो 20 न्यूटन है। तो व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर? तो अगर ये सेपरेशन को इंक्रीज करके इन दोनों के बीच का सेपरेशन 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच में अब कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज हम लोग एक चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, लेट चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल बी Q1 एंड लेट चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल बी Q2, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल पे Q1 चार्ज और सेकेंड पार्टिकल पर Q2 चार्ज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं F इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 20 न्यूटन। इट विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर इज़ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 2 ज़ा 8, डेट इज़ 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई K, ठीक है। ये हमारे पास Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको इसकी डिस्टेंस बढ़ा करके 25 सेंटीमीटर इसको कर देते हैं। तो अब ये दो चार्ज पार्टिकल यहाँ हो गया, Q1 चार्ज है इस पर और Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लोग 25 सेंटीमीटर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इस पे F इलेक्ट्रिकल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर F इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी, इतनी 8000 बाई K सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग Q1 Q2 के जगह पर 8000 बाई K सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करेंगे, तो K इंटू 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई K और 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, K और K कैंसिल, तो F इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी आ गई 8000 बाई 625। जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूटन, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 इज, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट is called the weight of the object. Calculate the weight of the moon from the following data. The universal gravitational constant of gravitation G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the moon is equals to 7.36 into 10 to the power 22 kg. Mass of the earth is equals to 6 into 10 to the power 24 kg, and the distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज ये अर्थ है, ठीक है। ये जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमको वेट ऑफ मून निकालना है, और हमारे पास G की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ मून की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन है। G की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ मून गिवन है, मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये चारों की वैल्यू हमें गिवन है। इन चारों के बेसिस पर हमें मून की जो मास है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखते हैं Fg, यही जो है वेट के बराबर होगा। वो अबव गिवन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G
इंटू m1, ये g है, g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। g की वैल्यू हमें गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें दी हुई है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और मास ऑफ मून हमारे पास गिवन है 7.36 इंटू 10⁻22 kg बाई आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमारे पास गिवन है 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, इंटू 10⁵ किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और सब चीज़ हम लोग ऐसा यूनिट्स में लेंगे, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36, ये आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3.8 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर तो मीटर का भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायरिंग किया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 और 22, 4 2 6 और 2 2 4, 46 में से 11 गया, इंटू 10⁻46 में से 11 गया, यहाँ 5 और 11 35, यहाँ पर 35 हो गया, 10⁻35, ठीक है, बाई 3.8 होल स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10⁻6, यहाँ से हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36 इंटू 10⁻35 अपॉन 3.8 होल स्क्वायर इंटू 10⁻16। फ्रेंड्स जब हम इन सब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगी 2.039 इंटू 10⁻20 न्यूटन। So friends, this is the answer of question number 9. Now let's move to question number 10. So friends, question number 10 is find the ratio of magnitude of the electric force to the gravitational force acting between two protons. So friends, question number 10 में हमें दो प्रोटॉन अज्यूम करने के लिए कहा है। सपोज ये दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस लेट आर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो ये दोनों प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग को चार्ज चाहिए, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास ऑफ द प्रोटॉन चाहिए, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स आएगी 2.304 इंटू 10⁻⁻28 अपॉन आर स्क्वायर। ये आई इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं एफ जी, इट विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 इंटू m2 दोनों की मास सेम है, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.864 इंटू 10⁻⁻64 बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिकल बाई F ग्रेविटेशनल।
तो एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 2.304 इंटू 10⁻⁻28 बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई इसका इन्वर्स ले लेंगे 1.864 इंटू 10⁻⁻64। ठीक है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा 2.304 इंटू 10⁻⁻28 बाई 1.864 इंटू 10⁻⁻64। फ्रेंड्स, जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.24 इंटू 10⁻36। So friends, this is the answer of question number 10. Now let's move to question number 11. So friends, question number 11 is the average separation between the proton and the electron in a hydrogen atom in the ground state is 5.3 into 10⁻⁻11 meter. Calculate the Coulomb force between them at this separation. When the atom goes into its first excited state, the average separation between the proton and the electron increases to 4 times its value in the ground state. What is the Coulomb force in this state? So friends, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक हाइड्रोजन एटम को अज्यूम करने के लिए कह रहा है। हाइड्रोजन एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। सो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज़ 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये अपने फर्स्ट स्टेट में है n=1, और इस केस में जो सेपरेशन है r वो कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो इस कंडीशन में हमें कूलम्ब फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पहले हम लोग डील कर लेते हैं। तो एफ इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज ऑन ये के Q1 जो है हम लोग चार्ज ऑन प्रोटॉन अज्यूम कर लेते हैं, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होती है वो दोनों सेम होती है। ठीक है, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बस डिफरेंस यही रहता है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है प्लस हो जाती है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाती है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 डेट इज़ दिस थिंग का होल स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11, तो 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। So friends, this is the answer of first part of the question number 11. Now let's see second part. So friends, second part of the question is when the atom goes into its first excited state, the average separation between the proton and the electron increases to 4 times its value in the ground state. What is the Coulomb force in this state? So friends, question number B में हमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चली गई है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन चली गई है, और n=2 स्टेट में जो एवरेज रेडियस मतलब एवरेज सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू जो है 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है। मतलब जो अब जो सेपरेशन है r डैश इट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू ओरिजिनल रेडियस r। ठीक है, ओरिजिनल सेपरेशन r, तो यहाँ से 4 इंटू आर की वैल्यू है 4 इंटू आर ही ले लेते हैं, 4 इंटू आर डेट विल 4r। ठीक है, डायरेक्टली आर डैश इज इक्वल्स टू यहीं से लिख देते हैं आर डैश इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, अब पूछ रहा है हमें इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा एफ इलेक्ट्रिकल, तो एफ इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो के इंटू Q1 इंटू Q2, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश क्या है 4r, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर। आर डैश की जगह 4r अगर रखेंगे तो 16r स्क्वायर। अब फ्रेंड्स के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर ये है,
इसकी वैल्यू आई थी 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो इस टोटल चीज़ के जगह हम लोग 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 16। इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 5.1 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। So friends, this is the answer of question number 11. Now let's move to question number 12. So friends, question number 12 is the geostationary orbit of the earth is at a distance of about 36,000 km from the earth's surface. Find the weight of a 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the earth is 6400 km. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ दी हुई है जो कि 36,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ये अर्थ है, ठीक है, और इससे 36,000 किलोमीटर के हाइट पर 36,000 किलोमीटर के हाइट पर एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ सपोज़ अगर इस तरीके से स्पिन कर रही है तो सैटेलाइट भी उसी तरीके से सेम एंगुलर वेलोसिटी से वो भी सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों दिशाओं में वो घूमती है, ताकि ये जो सैटेलाइट है जस्ट इसके ऊपर रहे। तो ये सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, इस सैटेलाइट के पॉइंट को, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको कहा जाता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है हमें 36,000 किलोमीटर दिया हुआ है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इस सैटेलाइट की जो मास है वो हमें 120 kg गिवन है, ठीक है, 120 kg। इस सैटेलाइट मतलब इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है उसकी मास 120 kg गिवन है, प्लेस्ड इन अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो हमें 6400 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में करा फाइंड द वेट एट दिस हाइट, मतलब अर्थ पे उसका जो वेट है वो क्या होगा mg, लेकिन जब ये इस हाइट पर है मतलब 36,000 किलोमीटर के हाइट पर है तो उसका वेट कुछ और हो जाएगा mg डैश। तो यही mg डैश की वैल्यू हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, g डैश और g में एक रिलेशन होता है, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट एट एनी हाइट h g डैश इज गिवन बाई g बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, डेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट इज़ गिवन बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, वेयर h इज़ द हाइट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बोथ साइड अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट एट हाइट h आ जाएगी, ठीक है, और mg क्या है, वेट ऑन द अर्थ सरफेस। तो वेट ऑन द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा 120 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस डेट इज 10 बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। तो h कितना है 36,000 किलोमीटर, तो यहाँ से 36,000 किलोमीटर बाई ये 6400 किलोमीटर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, सॉरी इसका नहीं, यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये 0000 कैंसिल, तो यहाँ से वेट एट हाइट h हमारे पास निकल के आएगा 1200 बाई 1 प्लस 45 बाई 8। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 45 बाई 8 आएगा, इतना होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेट एट हाइट h इट विल बी इक्वल्स टू 1200 बाई 53 बाई 8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1200 इंटू 64 अपॉन 53 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 27.3। इट मीन्स इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 27 न्यूटन भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक हमने एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ द फोर्सेस के सारे सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियोस में आपको अगली चैप्टर के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो आप बेफिक्र मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।